नमस्कार। आज हम करेंगे देसी राज्यों की रियासतों के विलय के कारण। ब्रिटिश भारत में लागू होने वाले कानून व अन्य व्यवस्थाएं देसी रियासतों में लागू नहीं होती थीं। ब्रिटिश भारत में संवैधानिक व प्रशासनिक व्यवस्था के विकास के साथ साथ स्थानीय निकायों, विधायिकाओं, प्रजातांत्रिक संस्थाओं का जन्म हो चुका था। वहाँ निर्वाचन प्रणाली भी अस्तित्व में आ चुकी थी। ब्रिटिश भारत के निवासी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक संगठन व संस्थाएं स्थापित कर सकते थे। देसी रियासतों में वहाँ के नागरिकों को किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं थे। इससे ब्रिटिश भारत की तुलना में देसी रियासतों में पिछड़ापन व्याप्त था। कांग्रेस अपनी स्थापना के प्रारंभ से ही ब्रिटिश भारत की संस्था थी एवं देसी रियासतों में इसकी सीधी गतिविधियां लगभग नगण्य थीं। अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस के कार्यक्रम से प्रेरणा प्राप्त कर रियासतों में जन चेतना जागृत होने लगी थी, किंतु ब्रिटिश भारत की तुलना में यह जन चेतना बहुत पीछे थी। 1947 से 1949 के दौरान सभी देसी रियासतों के विलय का कार्य पूर्ण हो गया, जिसमें भारत की एकता व अखंडता स्थापित हुई। जो भूभाग भारत के बंटवारे के कारण हाथ से निकल गए थे, उनकी पूर्ति काफ़ी सीमा तक देसी रियासतों के विलय में हो गई। अभी भी भारत के प्रांतों के पुनर्गठन का कार्य बाकी था। अतः 1949 से 1956 के दौरान राज्यों के पुनर्गठन का कार्य प्रारंभ हुआ। विभाजन के परिणाम स्वरूप लाखों लोगों विस्थापित हो गए। स्वतंत्रता के तुरंत बाद इन विस्थापितों के पुनर्वास की समस्या सबसे विकट थी। इसके पुनर्वास की लगभग प्रक्रिया 1 दशक के दौरान पूरी कर ली। अब देसी रियासतों के विलय के कारण। देसी रियासतें स्वतंत्र भारतीय संघ में विलय के क्या कारण थे, यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है। अधिकांश देसी रियासतें प्राचीन काल से चली आ रही थीं। उनके वंशानुगत शासकों को वैधता प्राप्त थी। जनता में उनका बहुत आदर था। उन्हें जनता ईश्वर के अवतार के रूप में मानती थी। भारत में प्राचीन काल से अंग्रेजों के आगमन तथा अनेक केंद्रीय संस्थाएं रहीं, जिसमें सबसे पुराने राज्यों को समाप्त न कर उन्हें अपना अधीनस्थ राज्य बनाया। केंद्रीय शक्तियों ने तो इस पर कोई दया की एवं न ही वंशानुगत राजनीतिक वैधता को मान्यता प्रदान की। अब स्वाभाविक तौर पर प्रश्न उठता है, स्वतंत्रता के पश्चात इनका विलय अथवा भारतीय संघ में एकीकरण क्यों आवश्यक हो गया। इस प्रश्न का उत्तर हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत दे सकते हैं। पहला, प्रादेशिक अखंडता में बाधक। ये देसी रियासतें संपूर्ण भारत में फैली हुई थीं और इनका भारत में बने रहना भारत की प्रादेशिक अखंडता के हित में नहीं था। प्रादेशिक एकता और अखंडता स्थापित करना अंग्रेज़ों का ध्येय नहीं था। भारत को आज़ादी एक लंबे संघर्ष के बाद मिली थी, जो राष्ट्रवाद व राष्ट्रीयता के विकास का परिणाम थी। अतः राष्ट्रवादियों का उद्देश्य भारत में भौगोलिक एकता स्थापित करना था और ये तभी संभव था जब देसी रियासतों के अस्तित्व को समाप्त कर स्वतंत्र भारत के संपूर्ण प्रदेशों पर एक लोकतांत्रिक सर्वोच्च सत्ता स्थापित हो सके। नेक्स्ट, रियासती शासकों की संदिग्ध राष्ट्रीयता। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो रियासत के जो शासक थे, उनकी राष्ट्रीयता संदिग्ध थी। वो पूर्ण मन से राष्ट्र के साथ थे, ये नहीं कहा जा सकता था। जब ब्रिटिश भारत में राष्ट्रव्यापी आंदोलन पनप रहा था, तो इन शासकों ने अपने राज्यों में राष्ट्रवाद आंदोलन को कुचलने का भरकस प्रयास किया था। अतः राष्ट्रीय भावना के विकास के प्रति इनका रुख नकारात्मक रहा। ये ब्रिटिश हुकूमत के पक्के हिमायती थे। अतः 1921 में देसी रियासतों के शासकों ने अंग्रेज़ों के दबाव में एवं परामर्श से नरेंद्र मंडल यानी इंडियन चैम्बर ऑफ प्रिंसेज की स्थापना की। यह संगठन तभी पैदा हुआ था तब राष्ट्रीय आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था। 1935 में भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तावित भारतीय संघ के गठन
को विदेशी रियासतों के शासकों को अस्वीकार कर दिया था, जबकि राष्ट्रवादी नेतृत्व भारतीय संघ के गठन का कट्टर समर्थक था। अतः स्वतंत्र भारत के प्रति इन रजवाड़ों की राष्ट्रीयता संदिग्ध थी, इसलिए भी इनका विलय किया जाना आवश्यक था। तीसरा, देशी रियासतों की निरंकुशता। राजतंत्र शासन पद्धति अपने आप में निरंकुश ही होती है। इसमें निरंकुशता एक सीमा तक संस्था का रूप धारण कर लेती है। जनता की ओर से निरंकुशता को मान्यता दी जाती है, किंतु अंग्रेज़ों ने सर्वोच्च सत्ता अपने अधीन रखकर देशी रियासतें अपनी प्रजा के स्थान पर अंग्रेज़ों के प्रति जिम्मेदार हो गई थीं। प्रसिद्ध इतिहासकार रजनी पामदत्त ने लिखा है, असल में इनको राज्य के नाम से पुकारना बेमानी बात है। ये पुराने राज्यों के प्रेत थे जिन्हें अंग्रेजी राज्य ने अपने फ़ायदे के लिए पाल रखा है। इन्हें इस बात की छूट दे दी गई थी कि वे अपने प्रजा पर मनमाना अत्याचार करें। अतः राष्ट्रीय मूल्य जैसे लोकतंत्र, अहिंसा, सामाजिक समानता, नागरिक अधिकार इत्यादि का मेल इन निरंकुश राजतंत्र के शासकों के साथ संभव नहीं था। अतः इनका विलय देश के साथ स्वाभाविक था। इसके अतिरिक्त चौथा पॉइंट लेंगे, रजवाड़ों की फिजूल खर्ची। जनता की गाढ़ी कमाई से प्राप्त राजस्व का अधिकांश हिस्सा रजवाड़ों के ऐशो आराम और फिजूल खर्ची में जाता था। ये लोग या देसी नरेश अपने महलों में नहीं रहते थे। वे ऐसी जगह जहाँ मिलेंगे या गरीबों के धन से अय्याशी खरीदी जा सके, लंदन या पेरिस में जाकर ये रहते थे और जनता के धन को अपनी शान शौकत के ऊपर खर्च करते थे। यदि ब्रिटिश भारत और रजवाड़ों की भू राजस्व दरों की तुलनात्मक विवरण तैयार की जाए तो रियासतों में भू राजस्व दरें 5 से 10 गुना थीं। यहाँ राजस्व वसूली के कोई विकसित नियम नहीं थे, मनमाना राजस्व वसूल किया जाता था। राजा और सामंत अंग्रेज़ों को खुश करने के लिए अथवा अपनी फिजूल खर्ची में बर्बाद कर देते थे। प्रसिद्ध विचारक कार्ल मार्क्स ने भारत की रियासतों के संबंध में 1853 में लिखा था, जिस समय कंपनी स्वयं देशी रियासतों की संरक्षक बनी उस समय की उसका अस्तित्व लुप्त हो गया। जिस हालात में उसने इस स्वतंत्रता का दिखावा किया जाता है वह बिल्कुल पतन की हालत में है। इस स्थिति में रहते हुए सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। अतः इनकी ज़िंदगी दूसरों की मर्जी के भरोसे थी। स्वतंत्र भारत में फिजूल खर्ची वाले अप्रासंगिक देशी रियासतों का कोई स्थान नहीं रह गया था। अतः इनका विलय एक आवश्यक हो गया था। इनके अतिरिक्त रियासतों का पिछड़ापन। भारतीय राष्ट्र या भारतीय राज्यों के तुलना में ये रियासतें अधिक पिछड़ी हुई थीं। रियासतों के निवासी इन राज्यों की उपस्थिति को अपनी सामाजिक व आर्थिक प्रगति में बाधक मानते थे। इनमें उद्योगों का पूर्ण रूप से अभाव था एवं कृषि क्षेत्र में भी भारी पिछड़ेपन की स्थिति थी। साथ ही भू राजस्व के भारी दबाव के कारण किसानों का गाढ़ा शोषण होता था। राजस्व के नाम पर कृषि की अधिशेष का आहरण राजा और सामंतों के द्वारा कर लिया जाता था। वहाँ का वातावरण दम घोटने वाला था और जिसमें सांस लेना बड़ा मुश्किल था। राजा की अपनी व्यक्तिगत जरूरतों और अय्याशी में पानी की तरह पैसा बहाया जाता था। इन रियासतों का रहस्य एक पर्दा पड़ा रहता था। ट्रांकोवर, कोचीन आदि दक्षिण की कुछ रियासतों को छोड़कर जहाँ साक्षरता ब्रिटिश भारत से कहीं ज़्यादा थी, दूसरी जगह साक्षरता बहुत कम थी। रियासतों में जो खास खबरें आती थी वह तो वायसराय के दौरे से आती थी, जिनमें धूम धड़ाके, रस्म रिवाज की पूर्ति और एक दूसरे की तारीफ के व्याख्यानों का जिक्र होता था। सार्वजनिक सभाओं वहाँ कोई जनता तक नहीं और अक्सर सामाजिक बातों के लिए की जाने वाली सभाओं पर रोक लगा दी जाती थी। इन परिस्थितियों में रियासतों के अंदर और बाहर उनके विरुद्ध वातावरण बन चुका था। अतः इनका विलीनीकरण जन आकांक्षाओं की पूरी नहीं कर सकता था। अगला पॉइंट, रियासतों में प्रजातांत्रिक संस्थाओं का अभाव। निरंकुश राजतंत्र में प्रजातांत्रिक संस्थाओं की कामना भी नहीं की जा सकती है। यहाँ
भारी राजनीतिक पिछड़ापन व्याप्त था। प्रशासन के सभी स्तरों पर जनप्रतिनिधियों का कोई स्थान नहीं था। कार्यपालिका, न्यायपालिका जैसी संस्थाएं विकसित अवस्था में नहीं थी। कुल मिलाकर शासन में जनता की भागीदारी नगण्य थी। यहाँ के निवासियों को किसी प्रकार के नागरिक अधिकार प्रदान नहीं थे। प्रजातांत्रिक आंदोलन युग धर्म बन गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एवं विश्व के अधिकांश देशों में प्रजातांत्रिक व्यवस्थाएं कायम हो सकी थी। इस संदर्भ में भारत की देशी रियासतों का अवलोकन कर हम पाते हैं कि वहाँ पर प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं था। अतः बढ़ती हुई जनचेतना व जनता की प्रजातांत्रिक महत्वाकांक्षा के समझ इन रियासतों का टिकना संभव नहीं रह गया था। इसके अतिरिक्त रियासतों में जन आंदोलन, समय समय पर इन रियासतों में जन आंदोलन भी होते रहे हैं, जिसके कारण वहाँ पर इनका विलय आवश्यक हो गया था। 1922 में के पश्चात असहयोग आंदोलन पश्चात 1931 में ब्रिटिश भारत में कोई विशेष जन आंदोलन नहीं हुआ, किंतु कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से प्रेरित देशी रियासतों में साम्राज्यवाद, सामंतवाद विरोधी जनशक्तियाँ आंदोलन शक्तिशाली रूप में उभरे। देशी रियासतों के जन संघर्ष सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान और तीव्र होकर कांग्रेस आंदोलन का हिस्सा बने। गांधी जी ने रियासतों के शासकों को इंगित करते हुए कहा था, मैं चाहता हूं कि देशी राज्य अपनी प्रजा को स्वाधीन शासन का अधिकार दें। यह मेरी भी इच्छा है कि राजा लोग न केवल अपने को अपनी प्रजा का ट्रस्टी समझें, बल्कि ट्रस्टी बन जाएं। राजकोष से अपने निर्वाह के लिए थोड़ी सी निश्चित राशि लिया करें। कांग्रेस सदा देशी रियासतों से मित्र भाव रखेगी। 1938 में रियासतों के जन आंदोलन का एक नया दौर प्रारंभ हुआ। इस वर्ष कांग्रेस ने देशी रियासतों के जन आंदोलन को अपने आंदोलन का अभिन्न अंग मान लिया था। देशी रियासत भारत का अभिन्न अंग है, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता था, यह कांग्रेस का मत था। कांग्रेस पूर्ण स्वराज्य चाहती थी, इसलिए कांग्रेस चाहती थी कि रियासतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो। अतः रियासतों के जन आंदोलन धीरे धीरे इतने शक्तिशाली हो गए थे कि विदेशी रियासतों का अस्तित्व स्वीकार करना नहीं चाहते थे। अतः देशी रियासतों के भारत में विलय के अलावा कोई रास्ता शेष नहीं रह गया था। अगला पॉइंट, देशी अंग्रेज़ों की दोहरी नीति। अंग्रेज़ों ने भारत को आज़ादी अपनी स्वेच्छा से प्रदान नहीं की, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के दबाव और भारत के स्वतंत्र आंदोलन से मजबूर होकर यह आज़ादी प्रदान की गई थी। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध नीति फूट डालो राज करो की नीति का पालन करते हुए देशी रियासत के शासकों को राष्ट्रीय व स्वतंत्रता आंदोलन के विरोधियों के रूप में खड़ा कर दिया। अतः स्वतंत्रता आंदोलन व रजवाड़ों के मध्य शत्रुतापूर्वक संबंध उत्पन्न हो गए। ऐसी स्थिति में चाहे क्रांतिकारी तरीके से एक झटके में अथवा सुधारवादी तरीकों से किस्तों में इन रियासतों का अस्तित्व मिटाया जाना स्वतंत्रता आंदोलन का कार्यक्रम बन गया था। इटली के ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक में स्पष्ट रूप से खुली घोषणा दी थी कि सभी संधियां समझौते जो महामहिम की सरकार तथा भारतीय रियासतों के शासकों के बीच हैं समाप्त हो जाएंगे। यह अंग्रेज इन रियासतों का भार अपने ऊपर रखने के पक्ष में नहीं रह गई थी, क्योंकि इनको ढोना उनके लिए घाटे का सौदा हो गया था। अतः इनको लावारिस स्थिति में छोड़ दिया गया। ये रियासतें अंग्रेजी समर्थन के बल पर चली आ रही थी, अथवा इन्हें प्राणवायु भारत में अंग्रेजी सत्ता से प्राप्त होती रही, जिसके समाप्त होते इनका जीवित रहना संभव नहीं हो गया और ये रियासतें निष्प्राण हो चुकी थी। अतः इनका विलीनीकरण अंग्रेजी नीति की स्वाभाविक नीति की परिणति थी। सरदार पटेल की सुदृढ़ता। देशी रियासतों के विलय में सबसे महत्वपूर्ण सरदार वल्लभ भाई पटेल की दृढ़ता थी। 26 जून 1947 को सरदार पटेल ने गृह मंत्रालय के साथ साथ नवगठित रियासत विभाग का अतिरिक्त भार भी संभाल लिया। इस विभाग के सचिव B.P. मेनन को बनाया गया। सरदार पटेल रियासतों को विलय के निर्णय पर दृढ़ थे। रियासतों की राजनीतिक दुराग्रहता से उत्पन्न भारतीय एकता के खतरे के प्रति पटेल पूरी तरह जागरूक थे। उन्होंने अपने सचिव मेनन को आग्रह करते हुए लिखा
कि इस परिस्थिति में खतरनाक संभावनाएं छुपी हुई हैं। उन्होंने कहा कि इन रजवाड़ों के दरवाजे से निकलकर गायब हो सकती है कि हमारी आर्थिक जो अर्जित की हुई आज़ादी है वो इन रजवाड़ों के दरवाज़ों से निकलकर गायब हो सकती है। अतः पटेल रजवाड़ों को कोई समय नहीं देना चाहते थे। उन्होंने देसी रियासतें देश की एकता में बाधाएं उत्पन्न करें, तुरंत प्रभाव से इन रियासतों का के समक्ष विलय का प्रस्ताव रखा। पटेल ने इन राजाओं से उनके क्षेत्र जिनके भारत के अंदर पड़ते थे अपील की कि वे 3 विषय क्रमशः विदेश संबंध और सेना और संचार जिनसे पूरे देश के हित जुड़े हुए हैं पर भारतीय संघ में विलय होने की स्वीकृति प्रदान करें। साथ ही उन्होंने दबे तौर पर यह धमकी भी दी कि इन रियासतों को दे दी थी कि इन रियासतों में बेकाबू हो रही जनता को नियंत्रित करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे तथा 15 अगस्त के बाद सरकार की विलय की शर्तें और कठोर कर दी जाएंगी। अतः पटेल की दृढ़ता को भांपते हुए देसी रियासतों ने भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार किया। धन्यवाद।